हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न पत्र है आपके सामने, ये हरियाणा में हुआ है और ये प्रवक्ता का पेपर है। ये एचटेट हरियाणा जो है प्रवक्ता का पेपर है, पीजीटी का पेपर है। इसमें कुल क्वेश्चंस 60 हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। दो पेपर होते हैं। एक पहला पेपर जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 90 तक का, जिसमें जीएस जीके ये सब कुछ उसमें प्रश्न पत्र में होते हैं प्रश्न। और 91 से लेकर जो आगे के प्रश्न पत्र हैं उसमें फाइन आर्ट के क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग फाइन आर्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये प्रवक्ता का पेपर है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टीजीटी के लेवल से थोड़ा सा ऊपर होगा बस। और आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा भी कि आपको क्लासेस से कितना लाभ होता है। क्या आपको क्लासेस के अकॉर्डिंग पेपर मिलता है? ये जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1907 में जन्मे मूर्तिकार जिन्होंने राजस्थान की मूर्तिकला को नई दिशा व पहचान दिलाई। ये प्रश्न, इसका राइट आंसर जो है गोपी चंद्र मिश्र है। लेकिन इस प्रश्न को हमने आपको पढ़ाया नहीं है। इसलिए नहीं पढ़ाया है विद्यार्थियों क्योंकि हम जब टीजीटी का, यूपी टीजीटी का पेपर या यूपी पीजीटी पढ़ते हैं तो वहां पे हम राजस्थानी शैली के या राजस्थान के उन चित्रकारों को पढ़ते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं। अब राजस्थान हरियाणा में थोड़ा सा सेम पेपर आता है, इस वजह से हरियाणा का भी पेपर जो होता है वो राजस्थान के कुछ इम्पोर्टेंट कलाकार वहां पर पूछे जाते हैं। तो हो सकता है ये हमारे स्टूडेंटों के लिए नया क्वेश्चन हो, लेकिन इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते थे। राजेंद्र मिश्रा को आपने पढ़ा ही है, अशोक गौड़ को आपने पढ़ा ही है, अंकित पटेल को आपने पढ़ा ही है। तो इसमें बचा एक ऑप्शन, गोपी चंद्र मिश्रा, उन्हीं को लगा देना है। अगर इस तरीके से पेपर सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से एक दो प्रश्नों का लाभ जरूर मिलता है। अगला प्रश्न है, यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, गोल गुंबज का मकबरा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। और मैंने इन सबको पढ़ाया है, आप लोगों ने पढ़ा भी है, टेस्ट पेपर में भी शामिल किया है। और सफलता की कुंजी से तो 56 क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेंगे। तारपीन के तेल का प्रयोग किस माध्यम के लिए किया जाता है? तो तारपीन के तेल का प्रयोग तैल चित्रण में किया जाता है। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में करते हैं और ऑयल पेंट को पतला करने के लिए किया जाता है। चारकोल को बिना किसी माध्यम के ही लगा देंगे। जल रंग में तारपीन का कोई काम नहीं, पेस्टल में कोई काम नहीं, तो बचा तैल चित्रण। और वैसे भी इन सबको हमने फंडामेंटल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, समझाया है। और फंडामेंटल की किताब में तो सारे जितने भी फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं सब आपको हूबहू मिल जाएंगे। चित्रकला के तत्वों के सही क्रम को चुनिए। चित्रकला के तत्व कितने हैं ये, और सही क्रम क्या है, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। रेखा, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। तो ये कला के या चित्रकला के तत्व हैं। रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल। अब चूंकि ऑप्शन में यहाँ पर रेखा रूप दे दिया है तो रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल, और ये आपका राइट आंसर 2 है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखते हैं।
भीमबेटका में लगभग कितनी प्राचीन गुफाएं मिलती हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 600 गुफाएं हैं। अब आप देख सकते हैं विद्यार्थियों कि जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ा रखा है, सेम टू सेम प्रश्न आपको मिल जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, किसने कर्नल टाडका को मारवाड़ का इतिहास लिखने में मदद किया था? तो पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि मारवाड़ का इतिहास के लेखक कौन है? कर्नल टाड है। दूसरा, लिखने में मदद किसने किया? तो राजा मान सिंह ने मदद किया था। ये प्रश्न पत्र हमारे ही स्टूडेंट के द्वारा है और आप दिया गया है, ये हमारे स्टूडेंट ने ही भेजा है। और आप देखिएगा कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसमें जो भी निशान पहले से मौजूद हैं, क्या उसमें गलत निशान दिए हैं? तो आपको खुद ब खुद अपने आप पर कॉन्फिडेंस आएगा, भरोसा आएगा विद्यार्थियों। और आप देख सकते हैं कहीं भी कोई भी आंसर्स गलत नहीं लगे हैं। आप देख सकते हैं अगर 80 प्रश्न 60 प्रश्न पूछे गए हैं तो 60 में एक दो की बात हम नहीं करते हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपको आपकी क्लास से मिले हुए हैं। और इस जिस स्टूडेंट की हमारी ये कॉपी है उसके आंसर्स को आप देखिए तो आप समझ सकते हैं आप किस दिशा में चल रहे हैं। और आप जहां पर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस आज जहां पर आप ले रहे हैं, उस क्लासेस में कितना सटीक आपको पढ़ाया जाता है ये आप देख सकेंगे। रेखाएं जो ज्यामितीय यंत्रों की सहायता से सही नाप से खींची जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो जब यंत्र का प्रयोग हो ही गया तो ये रेखाएं औपचारिक रेखाएं कहलाएंगी या ज्यामितीय रेखाएं कहलाएंगी। कर्णवत रेखाओं में यंत्र का प्रयोग नहीं है, सीधी लंबवत रेखाओं में यंत्र का प्रयोग नहीं है, चक्राकार रेखाओं में यंत्र का प्रयोग नहीं है। किस कला मनीषी ने बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा कहा है? तो ये सब भी आपने पढ़ा ही है। कृपाल सिंह शेखावत इसका राइट आंसर है। जरा सा आप देखिए प्रश्न पत्र को, मैं तो यही देखती रह गई। और मैंने जिसका पेपर था मैंने उनसे बात भी की, उन्होंने कहा मैडम मुझे एक या दो प्रश्न नहीं आ रहे थे, जिसको मैंने आसानी से कर लिया क्योंकि हम जहां पर पढ़ते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है और आपने ऐसा पढ़ा रखा है कि जो नहीं भी आता है वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से। कोहबर कहाँ का लोक भित्ति चित्रण है? तो विद्यार्थियों हमने ये पढ़ाया है, कोहबर बिहार और उत्तर प्रदेश की लोक भित्ति चित्रकला है ये। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो पहला आंसर हम उत्तर प्रदेश को करेंगे। अगला प्रश्न है, किस राजस्थानी शैली में शिकार के चित्र बहुत अधिक बने हैं? तो कोटा में शिकार के चित्र बहुत अधिक बने हैं। बहुत से हमारे स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे शैलियां में राजस्थानी शैली समझ नहीं आती। मैंने कहा मुझे भी बहुत कम समझ आती है। फिर मैंने ये कहा कि बहुत परेशान नहीं होना है उसके लिए। क्यों परेशान नहीं होना है? क्योंकि प्रश्न पत्र आपके सामने है और आप खुद देखिए कि कितने क्वेश्चंस वहां से आ रहे हैं। 1912 से 1919 के बीच सांची के स्मारकों की को उनकी वर्तमान दशा में कौन लाया? तो प्रश्न पूछने का तरीका है बस, बाकी वर्तमान दशा में तो आ ही नहीं सकती है। तो इसमें विद्यार्थियों सर जॉन मार्शल इसका राइट आंसर है, सर जॉन मार्शल। अब आपको आगे के प्रश्न पत्र के लिए, आगे के पेपर्स के लिए थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा और बीच बीच में जो भी समय को लेकर प्रश्न आ रहे हैं उन पर ज्यादा फोकस करना होगा और हमेशा अपने आप को समय के अनुसार परिवर्तित करने वाला व्यक्ति ही एक सफल व्यक्ति होता है। जब हम समय के अनुसार चलते हैं तो निश्चित रूप से हम कभी परास्त नहीं होते हैं और समय की डिमांड कह रही है कि आपको अपने
पढ़ाई में थोड़ा सा चेंज करना होगा, थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। तो सांची का जो संबंध है वो जनरल टेलर से है, मेजर कोल से है, सर जॉन मार्शल से है और मोहम्मद हमीद कुरैशी से है। 1936 ईस्वी में मोहम्मद हमीद कुरैशी ने सांची की गुफा का उत्खनन किया। 1912 से 1919 के मध्य में सर जॉन मार्शल ने किया। खोज में जनरल टेलर शामिल हैं। मेजर कोल भी इसी से संबंध रखते हैं खोज से। तो निश्चित रूप से ऐसा भी प्रश्न आगे बन सकता है। क्या हो सकता है जब हम इस विषय में पहले से अलर्ट रहेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, और जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदने लगेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। प्राचीन भारतीय साहित्य में कला को महामाया का चिन्मय विलास किसके द्वारा कहा गया है? तो यह भी प्रश्न हमारे लिए नया ही होगा, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे जिस स्टूडेंट का ये पेपर है उन्होंने लगाया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए विद्यार्थियों, हमने अपने स्टूडेंट को समझा रखा है कि पेपर कैसे देना चाहिए, पेपर को कैसे सॉल्व करना चाहिए, और इसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने पेपर है। आप देख पा रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही लगाया है राइट आंसर में, क्योंकि हर्बर्ट रीड, आरजी कॉलिंगवुड, श्री रायकृष्ण दास को तो हमने पढ़ा ही रखा है ऑलरेडी, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कला से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। इस वजह से हम लोग इनको बहुत नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए यही राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, कलाकार का नाम बताएं जो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य और नंदलाल बोस के सहपाठी रहे। विद्यार्थियों, इसमें दो ऑप्शन सही है। एक है आपका के वेंकटप्पा, दूसरा है शैलेंद्रनाथ डे। विद्यार्थियों, नंदलाल बोस के जो सहपाठी साथी रहे उनमें के वेंकटप्पा, शैलेंद्रनाथ डे, असित कुमार हलदार और क्षितेंद्र नाथ मजुमदार, ये सभी इनके सहपाठी रहे। मैंने क्लास में एकदम स्पष्ट रूप से इन विषय पर चर्चा भी की है, पढ़ाया भी है, उदाहरण देकर भी पढ़ाया है। तो अब हम दोनों में से राइट आंसर किसको करें विद्यार्थियों? तो राइट आंसर में हमारे के वेंकटप्पा होंगे। क्यों होंगे, इसका सलूशन मैंने क्लास में दे रखा है। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर में नीचे ऊपर के पत्थरों को एक दूसरे से किस शैली में जोड़ा गया है? पत्थर की कीलों से, पत्थर को पत्थर में फंसाकर, मुड़े हुए पत्थरों से, ताले और चाबी की शैली में। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भी दो आंसर सही हैं। एक आंसर आपका सही है कि पत्थर की कीलों से, और दूसरा आंसर आपका सही है ताले और चाबी की शैली में। अब आप सोचेंगे कि क्या पत्थर की कीलें उस समय मौजूद थी? तो विद्यार्थियों हाँ, खजुराहो के मंदिर में पत्थर की कीलों का प्रयोग किया गया है। पत्थर की कीलों का प्रयोग और लोहे की कीलों का प्रयोग, दोनों का प्रयोग हुआ है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ताले और चाबी की शैली में है, तो विद्यार्थियों ताले और चाबी की शैली, अब शैली की बात ही कर रहा है ये। इस प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। खजुराहो मंदिर में नीचे ऊपर के पत्थरों को एक दूसरे से किस शैली में जोड़ा गया है? शैली की बात कर रहा है, ना कि ये प्रश्न कह रहा है कि किससे किससे जोड़ा गया है। शैली की बात कर रहा है, तो ये ताले और चाबी की शैली, ये एक मंदिर की शैली हुआ करती थी प्राचीन समय में, उसी में ये मंदिर निर्मित है। और यही नहीं विद्यार्थियों, लगभग जितने भी पत्थर से संबंधित मंदिर हैं वे
सबको तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ मंदिर जैसे खजुराहो के मंदिर, ये सभी ताले और चाबी की शैली से निर्मित हैं। और बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्या ये सही आंसर है या गलत। तो बिल्कुल 110% ये आंसर आपका सही है। भले ही आयोग की आंसर की अभी नहीं आई है, लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर इस प्रश्न को आयोग गलत भी कर देता है तो मेरे पास इसके आंसर्स एविडेंस के रूप में मौजूद है, आप हमसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ताले और चाबी की शैली में। अगर यहाँ पर नहीं होता आंसर ये ऑप्शन में, तो हम लगाते पत्थर की कीलों से, लेकिन दोनों है तो पहले ताले और चाबी की शैली में लगाएंगे। यह एक मीनार और विजय टावर बुर्ज है, महरौली दिल्ली में है। अब प्रश्न को घुमाकर थोड़ा सा पूछ लिया है, तो यहाँ का राइट आंसर आप सभी को पता ही है, कुतुब मीनार है। बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः किस विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया है? पौराणिक, ऐतिहासिक, कथानक एवं सामान्य सामाजिक जीवन। तो यही राइट आंसर है, आपको पता ही है। और आप देख सकते हैं जिस हमारे स्टूडेंट की ये कॉपी है उसमें सही आंसर से सब दिए हुए हैं। घोड़े की नालबंदी नामक शिल्प किस मूर्तिकार का है? तो घोड़े की नालबंदी नामक जो मूर्ति है धनराज भगत की है। मैंने कह भी रखा है विद्यार्थियों कि धनराज भगत यदि मूर्तिकार हैं तो इनकी मूर्तियां बहुत फेमस हैं, पूछी जा सकती हैं। अच्छा, जरा सा इस प्रश्न में देखें कि हमारे इस विद्यार्थी ने क्या लगाया है। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन उसने चूज किया है। एक लगाया पत्थर को पत्थर में फंसाकर, और दूसरा लगाया ताले और चाबी की शैली में। हो सकता है हमारा विद्यार्थी वहां पर कंफ्यूज हो इस प्रश्न को लेकर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ताले और चाबी की शैली में ही है। अगला प्रश्न देखिए, बारडोली के मंदिरों को प्रकाश में लाने का कार्य किसने और कब किया था? तो बारडोली के मंदिरों को, ये सारे के सारे जितने भी स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न हैं विद्यार्थियों, ये सभी प्रश्न सब रिपीटेड हैं। रिपीटेड, मैंने 1000 बार कहा है कि रिपीटेड प्रश्नों को जरूर सॉल्व करें, जरूर रटें, जरूर पढ़ें और सही तरीके से पढ़ें। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो भी प्रश्न पत्र सॉल्व हो रहा है उसके आंसर्स अन्य यूट्यूबर्स टीचर्स के आंसर से अलग होंगे। क्यों अलग होंगे? क्योंकि हम एविडेंस के साथ पढ़ाते हैं, इसलिए अलग होंगे। बारडोली के मंदिरों को प्रकाश में लाने का कार्य किसने और कब किया? तो 1821 में जेम्स टॉड ने किया था। किस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परवार वंश के राजा दुलशाल राज एवं उनके वंशजों ने करवाया था? ये भी रिपीटेड प्रश्न ही है। किराडू मंदिर इसका राइट आंसर है। द्विआयामी सतह पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु क्या आवश्यक है? सभी को पता है इसका राइट आंसर। मैंने परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। तो इसका राइट आंसर है परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश के माध्यम से हम त्रिआयामी प्रभाव द्विआयामी चित्र पर दिखा सकते हैं। चौखंडी स्तूप, धर्मराजिका स्तूप, धमेग स्तूप स्मारक हैं, कहाँ के हैं? तो सारनाथ के हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर कब से कब तक कोलकाता आर्ट्स स्कूल के आचार्य फिर प्रधानाचार्य रहे? तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर है 1905 से लेकर 1911 ईस्वी, और ये सबसे सही आंसर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हूबहू लाइनें हमें मिलती हैं हमारी क्लासों से, हूबहू लाइनें हमें मिलती हैं हमारी किताबों से। रणकपुर के मुख्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये भी रिपीटेड प्रश्न ही है। धन्ना शाह तथा रत्ना शाह ने कराया था।
अगला प्रश्न है, सीता, शिव, पार्वती और नटराज शिव कांस्य मूर्ति शिल्प संबंधित है तो चोल काल से है। ऑलियोग्राफ्स रंगीन लिथोग्राफ्स हेतु प्रसिद्ध चित्रकार हैं, सभी को पता है राजा रवि वर्मा है। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब आया? तो विद्यार्थियों, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब आया, इसके लिए कई प्रश्न अभी आ चुके हैं, परीक्षा में पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न ये भी है। आप सभी को पता है इसकी पहली संकल्पना अभिकल्पना करने वाले पिंगली वेंकैया, फिर मैडम भीकाजी कामा, सिस्टर निवेदिता, ऐसे बहुत से लोग रहे जिन्होंने भारतीय ध्वज को आगे लाने में सहयोग किया। अच्छा, आपसे हमारा एक प्रश्न है कि आप हमें बताइएगा अब तक कितनी बार राष्ट्रीय ध्वज में चेंजेस किए गए हैं, कितनी बार राष्ट्रीय ध्वज नया राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया है। ये प्रश्न जरूर इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राम किंकर बैज, शंको चौधरी, धनराज भगत, अर्जुन प्रजापति, और इधर उनकी प्रसिद्ध मूर्तियों को दे रखा है और ये मूर्तिकार हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सी किससे संबंधित है। तो राम किंकर बैच का संबंध आप सभी को पता है संथाल परिवार से है। शंखु चौधरी का हेड ऑफ ए गर्ल से है। धनराज भगत का सितार वादक से है और अर्जुन प्रजापति का बनी ठनी से है। इन्होंने बनी ठनी मूर्ति बनाई है जो कि बहुत फेमस है। कला सत्य की अनुकृति है कहा गया है, तो ये प्लेटो ने कहा है और ये कई बार रिपीट हो चुका है। कलाकार जो प्राकृतिक रेशों का प्रयोग करके मूर्तियों की रचना करते थे, अब आप करते थे और करती में कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि हमने कह रखा है कुछ भी कहे आपका आंसर बदलना नहीं चाहिए। तो इसका राइट आंसर है मृणालिनी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, मूर्ति निर्माण कला का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। तो वर्णन तो मिलता है समरांगण सूत्रधार में, लेकिन मानसार साथ में दे रखा है तो कोई टेंशन की बात नहीं, उसी को लगा देंगे। अगला प्रश्न है, कलाकार जिसने जयपुर के महाराजाओं के आदमकद चित्र बनाए, तो साहिब राम ने आदमकद चित्रों को बनाया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली शिल्पी चक्र से, जो कि एक कला संगठन था, ये कब स्थापित हुआ? तो इसकी स्थापना 25 मार्च 1949 में बीसी सान्याल ने की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल, बिहार और नेपाल प्रमुख केंद्र हैं, किसके हैं? पाल शैली के हैं। विद्यार्थियों, हमने ऐसा भी कह रखा है कि पाल शैली के प्रमुख केंद्र हैं, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है बंगाल, बिहार और नेपाल प्रमुख केंद्र किस शैली के हैं? तो पाल के हैं। वैज्ञानिक आधार पर किसके निरीक्षण में और कब हड़प्पा की खुदाई कराई गई? तो ये थोड़ा सा इसको प्रश्न को बड़ा करने की कोशिश किया है, बाकी राइट आंसर आपका 1921 दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा विश्राम, निश्चलता, स्थिरता, शांति, संतुलन और स्थायित्व दर्शाती है? तो विद्यार्थियों, क्षैतिज रेखा ये कार्य करती है। हमने रेखा को बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। फोटो कारखाने, फोटो का कोई अर्थ ही यहाँ पर नहीं, कारखाने हैं सीधा सीधा, लेकिन अब प्रश्न में बढ़ा दिया है ये काम करके। कारखाने को जयपुर के किस महाराजा ने स्थापित करवाया था? तो यहाँ पर एक कारखाने की बात की गई है, तो सवाई प्रताप सिंह। और 36 कारखानों का निर्माण किस राजा ने करवाया था? आप कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन की कौन सी चित्र श्रृंखला पिकासो के साथ कब और कहां प्रदर्शित हुई थी? तो महाभारत श्रृंखला 1971 में ब्राजील में पिकासो के साथ प्रदर्शित हुई थी।
बहुत अच्छा प्रश्न है, हमेशा पूछा जा रहा है। कौन सा रंग बिना किसी माध्यम के कैनवस और कागज पर प्रयोग में लाया जाता है? ये भी रिपीटेड प्रश्न ही है, और रिपीटेड प्रश्नों के लिए हमारा यूथ का क्लास अवश्य ज्वाइन करिए। बहुत शानदार क्लास है, और अगर उसको बार बार सिर्फ सुनते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज को हम डेली रिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट हैं, जो हमारी छात्राएं हैं, वे काम के साथ साथ पढ़ाई कैसे कर सकती हैं, इसके लिए बहुत सरल अब आसान हो चुका है कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस को कंटिन्यू सुनते रहिए। मात्र सुनने से ही 50 से 60% तक तैयारी आपकी हो जाती है, प्रैक्टिस करने से 40% हो जाती है। तो सुनना एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है कम समय में तैयारी करने का। और हमने पूरा का पूरा जितना हुआ आया हुआ प्रश्न पत्र है अभी तक का, उसको हमने सॉल्व करा दिया है यूथ की क्लास में। तो वो तो क्लास कंप्लीट हो गई है, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वो क्लास नहीं ली है वो जरूर ले ले। उसमें हम लाइव तो अब नहीं आते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड आपके पास है, और आप उसको बार बार सुन सकते हैं। और बार बार सुनने से, और सब सही है, बार बार सुनने से आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। और विद्यार्थियों, अभी अभी सारी क्लासेस कंप्लीट होने पर हैं, लगभग 10 दिन के अंदर सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद मैं एकदम फ्री होकर 2010 से लेकर 2023 तक के प्रश्न पत्र को सॉल्व करूंगी। तो उस क्लास को अवश्य ज्वाइन करें, मिस ना करें बिल्कुल, क्योंकि हम सामने होंगे आपके और आप हमारे। तो हम लोग एक एक प्रश्न पर डिस्कशन करके ही पेपर को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छी क्लास होगी, उस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। लेकिन अभी नहीं होने वाली है, ये जब सारी क्लासेस मेरी खत्म हो जाएंगी, मैं एकदम फ्री हो जाऊंगी, फिर उसके बाद में। कौन सा रंग बिना किसी माध्यम के कैनवस और कागज पर प्रयोग किया जाता है? तो पेस्टल रंग है। बादामी गुफा चित्रों की खोज का श्रेय दिया जाता है किसे? डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस को दिया जाता है, सभी को पता है। चूना पत्थर ड्राइंग बनाकर प्रिंट लिया जाता है किसमें? लिथोग्राफी प्रिंटिंग में। गुप्त काल का प्रयोग, गुप्त काल का ईंटों से निर्मित मंदिर है, तो भीतरगांव का मंदिर है ये। अहमदनगर में मुर्तजा के काल में किस ग्रंथ का चित्रण हुआ है? तो तारीख हुसैन शाही का हुआ है। श्वेत और श्याम वर्ण हमने बता रखा है, वर्ण शून्यता कहते हैं इसको। श्वेत और श्याम वर्ण को वर्ण शून्यता कहते हैं। और एक वर्णी मतलब मोनोक्रोमिक, मोनोक्रोम एक वर्ण के विभिन्न तान से। पॉलीक्रोम बहुवर्णी योजना है। बीजापुर में कौन सी बेगम कला पारखी? ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, बेगम चांद सुल्ताना। एक चित्रित माध्यम जिसमें अंडे की जर्दी बंधक होती है क्या कहलाता है? तो टेम्परा में ऐसा होता है। किस मंदिर में राजा नरसिंह देव वस्त्र से संबंधित 24 दृश्य भी उत्कीर्ण मिलते हैं? सीधा सीधा आंसर, कोणार्क मंदिर में। काली घाट चित्रों को डब्ल्यू.जी. आर्चर ने किस नाम से संबोधित किया है? तो बाजार चित्र पेंटिंग इसको कहा गया है। महिला कलाकार जो प्रिंट मेकर के रूप में पहचानी जाती है? अनुपम सूद। अपभ्रंश शैली का ग्रंथ चित्रकल्पद्रुम सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया था? तो मणिलाल साराभाई ने प्रकाशित किया था। जहांगीर ने अबुल हसन को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो नादिर उल जमा पंड्राफेज के नाम से इसको जाना भी जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब और कहां फहराया गया? तो 7 अगस्त 1906 में पारसी बगान स्क्वायर पर फहराया गया था। अगला प्रश्न है, वात्स्यायन कृत आलेख्यम
चित्रकला 64 कलाओं में कौन सा स्थान रखता है? तो चौथा स्थान रखता है। एकता, स्वच्छता, पवित्रता, शांति और उज्ज्वलता प्रदर्शित कर होती है सफेद रंग से। ये हमने चित्रकला के तत्वों में सब पढ़ा रखा है। किस कलाकार का लेख मूविंग फोकस? तो केजी सुब्रमण्यम का ही है। दिलवाड़ा का विमल शाही मंदिर तो पता ही है 1031 में निर्मित है हुआ है। तरल पदार्थ जो पेस्टल, चारकोल, पेंसिल द्वारा निर्मित चित्रों में स्थिरता लाने के लिए लगाया जाता है, तो फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है। कलाकार जिसने मेवाड़ में रागमाला, भ्रमर गीत, भागवत पुराण, नायिका भेद, ये सब साहिबदीन या साहिबदीन ने किया है। सन 1970 में सोमनाथ होर ने वुड्स श्रृंखला को किस तकनीक में बनाया? तो कागज की लुगदी में अर्थात पल्प प्रिंट तकनीक में बनाया। ये सब का सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। एलिफेंटा में ब्रह्मा की स्वतंत्र मूर्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी को जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी लोक कला रेखाओं पर आधारित बिंदियों का प्रयोग और ज्यामिति रूप में बनाई जाती है? तो विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर अल्पना है, जो कि ज्यामिति रूपाकारों पर बनाई जाती है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में आपको हमने पेपर प्रवक्ता, हरियाणा का पेपर प्रवक्ता सॉल्व कराया है। आपको ये पेपर कैसा समझ में आया, आपने कैसे सॉल्व किया, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा विद्यार्थियों। और एक बात, यहाँ पर राइट आंसर मॉर्निना भी हो सकता है, लेकिन अल्पना और मॉर्निना दोनों ही सही आंसर हैं। अब आयोग क्या मानता है, एक प्रश्न में हम आयोग के ऊपर छोड़ देते हैं, बाकी जो 59 क्वेश्चन है वो 100% सही है, सत्य है, लेकिन इसमें आयोग के ऊपर इस बात को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मॉर्निना भी इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन सही मामले में देखें तो अल्पना है, जो कि अल्पना को हम लोग पढ़ भी चुके हैं जैन शैली में, और वहां पर ज्यामिति रूपाकारों में ये अल्पना बनाई भी जाती है। तो विद्यार्थियों, क्लासेस आपको कैसी लगती हैं किताबों के विषय में और इन सभी के विषय में जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा विद्यार्थियों। और हम कल की क्लास में आपको बिहार का जो पेपर अभी हुआ है टीजीटी का, हम वो प्रश्न पत्र सॉल्व कराएंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।